नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण जो क्लास 1 to 5 पेपर 1 का सब्जेक्ट है उसको हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र और एनसीईआरटी की बुक कवर करने के पश्चात प्रीवियस ईयर के प्रश्नपत्रों को सॉल्व किया था। अब तक हम लोगों ने 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग अगस्त 2023 में जो एग्जाम हुआ था, अगस्त 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे और वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से बनाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन चाहती हैं, निम्न में से वो किसे चुनेंगी। पहले बात समझिए, तुल्यकालिक संप्रेषण मतलब होता है बातचीत। वो कुछ बोले, बच्चे कुछ रिप्लाई दें, बच्चे कुछ बोले, ये कुछ रिप्लाई दें। तो ऐसा वो करना चाहती हैं, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। पहला, फोन कॉल, ये हो सकता है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो कभी नहीं होगा। प्री रिकॉर्डेड वीडियो मतलब पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो रहेगा, बच्चे देख पाएंगे, रिस्पॉन्स कहां से होगा। तो पहला वाला गलत। ईमेल, ये भी गलत, बातचीत नहीं हो पाएगा। त्वरित संदेश, ब्लॉग भी गलत होगा। कोई ब्लॉग उन्होंने बना के डाल दिया, बच्चे कहाँ रिप्लाई कर पाएंगे। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें वीडियो कॉल, ऑनलाइन चैट और फोन कॉल, ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें साथ साथ रिस्पॉन्स भी होगा, क्वेश्चन आंसर होता रहेगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 62 की। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन का उपयोग दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन। कहने का तात्पर्य यह है, अगर यात्रा का संबंध रेलवे स्टेशन से है यानी कि जहां सभी लोग यात्रा कर सकते हैं, तो भोजन का संबंध कहां होगा। कृषि फॉर्म में, जंगल में, दुकानदार या किसान। अब देखिए, इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन थी। काफी लोगों ने कृषि फॉर्म मारा था कि कृषि फॉर्म में आप जाइए, वहां से हमें भोजन सामग्री मिल जाएगी, बट सीटेट ने इसका आंसर किसान दिया है। क्या दिया है? किसान। ऑप्शन नंबर 4 पे किसान दिया है। उसका ऐसा मानना था किसान ही सारी उपज को पैदा करता है, वहीं से हमें भोजन मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या माना गया है? किसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63 क्या कह रहा है। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा, कैसा प्रश्न शिक्षक का? खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग, चेनिंग या परीक्षण और त्रुटि। तो देखिए, बच्चा स्वयं कहां करेगा? बच्चा स्वयं वहां करेगा जहां वो खुद से चीजों को एनालाइज करे, खुद से खोजे, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। खोजपूर्ण प्रश्न, जैसे अगर शिक्षक कह दें कि चलो बेटा बताओ इस कक्षा में कितने कहां कहां लाल रंग है, तो बच्चा तुरंत चारों तरफ देखने लगेगा कहां कहां लाल है और तुरंत उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 64 क्या कह रहा है। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, मतलब परिवार पढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से उसकी इकाई योजना का शीर्षक क्या होगा, टाइटल क्या होगा। पहला, परिवार घुमंतु परिवार। दूसरा, परिवार के प्रकार एकल संयुक्त परिवार। या तीसरा, परिवार एक परिवार के भीतर क्या संबंध होते हैं। या चौथा, परिवार, संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। इसमें ऊपर के तीनों परिवार आ गए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। उन्होंने या अनीता जो अपना योजना बनाएंगी उसका शीर्षक अगर वो ये रखती हैं तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग से सबसे उपयुक्त तर्क है। अच्छा, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, क्या यह टारगेट होता है? कभी नहीं। तो ए वाला तो नहीं होगा। चलिए, पहले हमारा ए वाला गलत हो गया। दूसरा,
विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानी को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको इंकरेज करना, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को कहानी के माध्यम से सिखाने का उद्देश्य होता है वो भी कहानी बना पाए। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, बिल्कुल सही बात है। भाषा संस्कृति के बारे में उनको जानना चाहिए। आखिरी ऑप्शन है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, बिल्कुल सही बात है। रोचक तरीके से प्रस्तुत करने का कहानी एक अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप थ्योरी पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन आपने सॉल्व जैसे जैसे करते जाएंगे, 2-3 प्रैक्टिस सेट के बाद खुद ही आप उसमें रम जाएंगे और आसानी से पेपर को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 66। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? पहला, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, क्या ये है? विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, क्या ये है? विषय की मुख्य अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, क्या ये है? अथवा शिक्षार्थी को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना। यहाँ पे 4 के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आखिरी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। प्रत्येक बच्चे को उसके स्कूली जीवन को बाहरी ज्ञान से जोड़ना या स्कूली शिक्षण को बाहरी जीवन से जोड़ना, यही प्रमुख उद्देश्य है। और जब मैंने आपको ईवीएस पढ़ाना शुरू किया था, पहले ही बताया था कि ईवीएस का मतलब ही होता है कि हमारे आसपास की चीजों को हमें जोड़ देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। क्या कहता है समझते हैं। देखिए, जब एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है, विद्यार्थियों के पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? अच्छा, वहां शिक्षक लिखा, यहाँ लेडीज दीजिए। चलिए, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, अथवा पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आप उच्च कक्षा में सही कारण जानेंगे, अलग अलग मात्रा में नमक का प्रयोग करें, उसका अवलोकन करें। तो इनमें से सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है? पहला नंबर, प्रत्येक विद्यार्थी को बोले चलो बेटा तुम भी अपनी वस्तुएं डाल डाल के देखो पानी में, कौन डूबता है कौन नहीं डूबता। इससे बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे घनत्व की समझ को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है समझिएगा। क्या निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। बात तो सही है। कारण है विभिन्न प्रक्रिया के कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों की हासिल करने की संभावना होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, ऊपर लिख रहा था कि भाई देखो कौशल सीखने के लिए उधर हमें तैयार होना पड़ेगा, इधर लिख रहा है कि कौशल सीखने के परिणाम अगर हमारे पास कौशल प्राप्त करने के माध्यम आ जाएंगे तो परिणाम हम आसानी से सीख लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें है? 2। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है? एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पे जोर देना चाहिए? पेपर की लंबाई पर प्रश्न पत्र की लंबाई इतनी कर देनी चाहिए, इतनी छोटी कर चाहिए, इस पे जोर नहीं देना चाहिए। प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य पे, हाँ ये हो सकता है। प्रश्न पत्र के कुल अंक पे नहीं, प्रश्न पत्र की लंबाई पे नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न पत्र के कुल कवरेज और उद्देश्य पे, मतलब किन किन टर्म को हमें देना है, किस किस प्रश्न को कितना रखना है, कहाँ वैकल्पिक प्रश्न कहाँ छोटे कहाँ बड़े, कुछ इस हिसाब से पेपर बनाया जाए कि सभी बच्चे उसमें सभी पॉइंट्स को कवरेज कर पाए या सभी पॉइंट कवरेज हो जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 70। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है?
मतलब लर्निंग आउटकम नहीं है। कौन सा? अच्छे व बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव या मुद्दों पर आवाज उठाना, समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना या कक्षा की दिशाओं का पहचान करना। तो अब आपको बताना ये है कि इसमें कौन सा प्रतिफल नहीं है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कैसे? देखे गए अनुभव पे आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कक्षा 3 में यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 71। इसकी बात करते हैं, क्या कह रहा है 71। आपको कक्षा 3 से 5 तक अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? अच्छा, पुस्तक में चित्र बड़े रंगीन होने चाहिए, ये जरूरी है। भाषा सरल, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप, हाँ ये हो सकता है। पाठ्यपुस्तक को सचित्र, विद्यार्थियों के लिए आकर्षक नहीं है। आखिरी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक बालक उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो भी पुस्तक हो बच्चों के अनुसार हो, बालक केंद्रित हो, साथ ही साथ उसमें किसी भी धर्म, जाति या लैंगिक भेदभाव का उसमें समावेशन ना हो, उससे रहित हो, मतलब उसमें कुछ भी ना हो ऐसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 या 72। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, थीम तो है। दूसरा, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान तो है, लेकिन जो इसने कह दिया ना कि विषयों की तुलना में, ऐसा नहीं है। विषयों को भी सीखना आसान है, थीम्स को भी सीखना आसान है। यहाँ पे इसलिए अगर विषय न लिखा होता ना, तुलना न किया होता, दोनों सही हो जाते, लेकिन तुलना करने की वजह से यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ए सही है और आर गलत है। जो आयोग ने माना है इसका आंसर ये माना है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं एग्जाम देता तो मैं इसमें दोनों सही करता और कारण भी सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 73। क्या कह रहा है समझिए। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों का प्रोत्साहन कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? ग्लोब से नक्शा पढ़ाना, विभिन्न देशों से सिक्के एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो आप बताइए सबसे सरल क्या होगा? सबसे सरल ये होगा, जो भी आपके पास सामग्री होगी उससे टीएलएम बना दीजिए, बच्चों को सीखने के लिए किट बना दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि नक्शे से पढ़ाना कोई उपयोगी नहीं होगा। विदेश से जाके सिक्का कितना एकत्रित करेंगे? तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ईवीएस किट बना दीजिए, उससे बच्चे सीख जाएंगे। तो तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 74 की। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, क्या है? सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन या अधिगम के रूप में, सीखने के बारे में आकलन। तो देखिए, एक होता है रचनात्मक आकलन, एक होता है योगात्मक। रचनात्मक आकलन में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, ये आपका होता है रचनात्मक आकलन। योगात्मक आकलन में आता है सीखने का आकलन और लास्ट वाला सीखने के बारे में आकलन। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ा देता है। ये गड़बड़ कर दिया।
अगर याददाश्त की जगह समझ लेता ना, काम हो जाता। याददाश्त में हमें काम नहीं करना है, जहां याद करना रटना आ गया वो गलत हो जाएगा। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, याददाश्त जहां आ गया ये सब निगेटिव वर्ड है, ये सब कभी सही नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं 76। ये देखिए मैप से क्वेश्चन फिर आ गया। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। देखिए अगर हम भारत के निचले हिस्से की बात करेंगे मैप की, तो यहाँ पे कहीं आपका गुजरात देखने को मिलता है और यहाँ से हमारा यूपी यहाँ पे है। तो हमने आपको बताया था कि नक्शे में अगर हम इस पूरे भारत मैप को ले लेंगे तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, यानी कि उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके सापेक्ष किस दिशा में है, तो आप देख पा रहे होंगे उत्तर और पूर्व दिशा हमारा यूपी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे है, यहां से देखिए किस दिशा में है, इस लाइन को अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दें तो आप देख पा रहे होंगे दक्षिण और पूर्व में है। क्रमशः पूछा है तो हमारा उत्तर प्रदेश है उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्व में, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको मानचित्र की जानकारी जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 के क्षेत्रों के 77 की। क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वहां क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा, भाई सिंपल सी बात है, क्रिकेट खेलने में हम दौड़ेंगे धूपेंगे, हमारा शरीर थकेगा, तो मांसपेशी ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा अपनी वो व्यय करता है या यूज करता है। प्रश्न नंबर 78, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए अगर हम पेट्रोल डीजल कुछ भी जलाएंगे तो हमें दो प्रकार की ऊर्जा मिलती है, एक तो लाइट मिलेगा और दूसरा हीट यानी कि उष्मा। जैसे आप आग जलाएंगे, अलाव तापेंगे तो उष्मा हो गया, और जो उजाला होता है वो प्रकाश। तो उष्मा और प्रकाश हमें प्राप्त होता है, तो 72 का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 नंबर। 79, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा या स्टिकी हो जाती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि असम में बिहू त्योहार के अवसर पे जब लोग नाच गाना करते हैं तो बोरा चावल आता है बोरे में, अब उसका नाम भी है बोरा। बोरा किस्म की चावल को पकाते हैं, खाते हैं और मनोरंजन करते हैं, और यही वो चावल की किस्म है जो चिपचिपी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोरा चावल। कौन सा हो जाएगा, बोरा चावल। बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 की। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने का या करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। देखिए मैंने आपको बताया था बिहार में मधुमक्खी पालन सर्वाधिक होता है, क्यों, क्योंकि मुजफ्फरपुर में लीची पाए जाते हैं और लीची के रस मधुमक्खियों को बहुत पसंद है। मधुमक्खी ग्रुप में रहते हैं, रानी मधुमक्खी अंडा देती है, सिपाही छत्ते की सुरक्षा करते हैं और जो मजदूर होती है वो काम करते हैं। नर मधुमक्खी बहुत कम होते हैं, उनका कुछ खास काम नहीं होता केवल प्रजनन के अलावा। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अनीता कुशवाहा फेमस हुई थी। क्यों फेमस हुई थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे शहद उत्पादन सर्वाधिक किया था। अब हमारा क्वेश्चन पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है, तो अक्टूबर से दिसंबर, ठंडी के महीने में। तो 80 नंबर का एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मधुमक्खी पालन का सही समय होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम समझते हैं। प्रश्न नंबर आ गया आपका 81। क्या कह रहा है कि स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। जैसे पहले में है जीरा केसर मिर्च लौंग, उस साइड है कील की तरह दिखता है, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है, पीले रंग का है, छोटा परंतु खुशबूदार। तो चलिए समझते हैं, पहला हमारा क्या है, जीरा। देखिए जीरा छोटा होता है और उसकी खुशबू बहुत मस्त होती है, यानी कि जो हमारा ए वाला मैच करेगा वो 4 में मैच करेगा, है कि नहीं। अब बी वाले को चेक करते हैं, केसर। केसर आपको पता होगा पीले रंग का होता है, तो ये मैच कर गया 3rd में। ठीक है, आगे बात करें मिर्च। मिर्च जब हमने पढ़ा था सब्जियां कहां से आई, तो हमने उसमें पढ़ा था कि मिर्च आपका दक्षिण अमेरिका से आया था। अब बचा है केवल लौंग। लौंग आपका कील की तरह दिखता है,
तो ये वाला जहां पे होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82। देखिए कह रहा है बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत के नक्शे को अगर गौर से देखेंगे तो इस साइड है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इस साइड है अरब सागर। अब इन दिए गए राज्यों में उड़ीसा यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पर है, और यही बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य है। तो हमारा राइट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा, उड़ीसा। अन्य राज्यों की बात करें तो कर्नाटक यहाँ ऊपर पे है, इसके नीचे केरल है, और यहीं बीच पे आंध्र प्रदेश है, इसके नीचे तमिलनाडु है। तो ये दोनों तो अरब सागर के किनारे हैं, बंगाल के खाड़ी किनारे कौन सा है? उड़ीसा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे हम चेक करते हैं 83। क्या कह रहा है समझते हैं। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में ग्राम प्रसिद्ध, झारखंड में देखिए, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है किस परिवार को कृषि योग्य भूमि मिलेगी। नहीं, ये तरीका होता है मिजोरम में, झारखंड में ऐसा तरीका नहीं होता। मिजोरम में ये तरीका होता है जहां पर लॉटरी के माध्यम से भूमि तय की जाती है। तो बी वाला तो गलत हो गया, लेकिन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रहे हैं। नहीं, 25 वर्षों से। तो हमारे पास ए तो सही है, लेकिन बी गलत है, सी गलत है। डी की बात करें, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं, सही बात है, ये सही है। तो ए और डी हमारा सही है, जहां पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बाकी दोनों गलत है, ध्यान दीजिएगा। जंगल अधिकार कानून में 15 नहीं 25 वर्ष से कहा गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 84 की। 24 ग्राम ml घनत्व, अच्छा 24 ग्राम ml घनत्व कितना है? 24 ग्राम बटा ml। अब कह रहा है कि 6 ml आयतन, वॉल्यूम कितना दे दिया? 6 ml, ठीक है, 6 ml दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान बताइए। द्रव्यमान m बराबर क्या होता है? द्रव्यमान m बराबर क्या होता है? अगर आप देखेंगे, द्रव्यमान m बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व इतना है, आयतन इतना है, गुणा कर दीजिए 144। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका 144, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 85। क्या कह रहा है? सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में गलत को चुनिए या गलत को पहचानिए। वे अपना शिकार या अपना भोजन निगल जाते हैं, सही बात है। सांपों एकदम नुकीले होते हैं, सही बात है। जहरीले सांपों के डसने वाले होते हैं, ये भी सही बात है। वे अपना शिकार चबा के खाते हैं, गलत, वो चबा के नहीं खाते। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 86। क्या कह रहा है? कांसा ब्रांज एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। ये गोलकुंडा का किला जब मैंने आपको पढ़ाया था तब समझाया था कि कांसा एक मिश्र धातु है जिसे हम टिन और कॉपर को पिघला के बनाते हैं। तो पहला नंबर ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, टिन और कॉपर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 87। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम नहीं 200 किलोग्राम होता है। तो ए वाला गलत हो गया। बी को चेक करते हैं। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्ते नहीं 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। तो बी वाला भी गलत हो गया। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, 2-4 घंटे सोते हैं। आखिरी है, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है, सही है, यानी कि सी और डी सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 88 की। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन ए और बी पे विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? मनाली में ढालू वाली छतों के मजबूत बांसों के खंभों पे घर।
मनाली में बांस के घर होते हैं? नहीं, बांस के घर होते हैं असम में। तो पहला ही गलत हो गया, हमारा कथन ही गलत हो गया। कारण मनाली में, कथन बी, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। हाँ ये सही है, ये सही है। ए गलत है लेकिन बी सही है। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु बी सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 89 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित, मतलब जो एलपीजी होता है ना, इसको दाब लगा के पानी के रूप में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सही बात है। दूसरा कारण है, जब हम किसी गैस पे दबाव लगाते हैं तो गैसों के कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान कम हो जाता है और आसानी से संपीड़ित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है हमारा 90 नंबर, क्या कह रहा है? पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला, भोजन का उत्पादन भंडारण करना, पौधों की शक्ति सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण। तने का मुख्य कार्य क्या है? तीनों है भाई। तने में भोजन का उत्पादन, से आलू तना ही है, भोजन का उत्पादन भंडारण भी करता है तना, दूसरा शक्ति सहारा भी देता है और तीसरा जड़ों से खनिज और ले जाके अन्य भागों को भी देता है। तो इसमें तीन के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 20 अगस्त 2023 के सीटेट के ईवीएस पेपर को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब देखिए 3-4 पेपर आपने सॉल्व किया होगा, अब आपको भी लगने लगा होगा कि हाँ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।